नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शासन या सरकार संबंधी अवधारणा। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन पब्लिक एड का सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है शासन के संबंध में, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज मैं शासन संबंधी या सरकार संबंधी जो अवधारणा है उस पर चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैक्सिमम कैंडिडेट या मैक्सिमम स्टूडेंट के भीतर एक कंफ्यूजन है। तो यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी जो शासन संबंधी अवधारणा है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रश्न के संदर्भ में, जो कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, इसी प्रश्न के संदर्भ में ये अवधारणा क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रश्न आया था पीजीटी 2020 में, तो उसमें कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन, जिसको इंग्लिश में हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। दूसरा है स्थगन प्रस्ताव, जिसको हम इंग्लिश में एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। तीसरा है प्रश्नकाल, जिसे इंग्लिश में हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है वो है शून्यकाल, जिसे हम इंग्लिश में 0R कहते हैं। तो इसी प्रश्न के संदर्भ में आज हम शासन संबंधी जो अवधारणा है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें इसका जो सही आंसर है क्या साधन नहीं है विधायी नियंत्रण का, वो है प्रदत्त विधायन। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, बाकी सब साधन है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि आखिर में भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रशासन है वो कहां पर है, किसके नियंत्रण में है, प्रशासन पर किसका डायरेक्ट कंट्रोल है, किसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसी के संदर्भ में देखिए, मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके माध्यम से आपको ये जो अवधारणा है बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी और आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम प्राचीन काल में चलते हैं, जब जहां पर वो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, तो वहां पर क्या था कि जो शासन संबंधी अवधारणा है उसमें जो विधायिका, कार्यपालिका और न्याय संबंधी जो शक्तियां थी तीनों, तो वो राजा में ही निहित होती थी। राजा ही वो सारे कार्यों को करता था अपने सलाहकारियों के माध्यम से। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्थाओं का विकास हुआ, लोकतंत्र का आगमन हुआ, तो ये जो तीनों शक्तियां हैं ये 3 संस्थाओं में बांट दी गई और 3 संस्थाओं में बांट दी गई हैं। तो अब ये जो 3 संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रशासन किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो उन सब सारी चीजों को हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि शासन या सरकार,
के 3 अंग होते हैं। शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी जो सरकार है, सरकार का ऐसा अंग, सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण या कानून में संशोधन या निरसन मतलब ऐसा अंग जो कानून निर्माण का कार्य करे या कानून में संशोधन का कार्य करता है या कानूनों को समाप्त करने का या कानूनों को निरसित करने का कार्य करता है। सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग व्यवस्थापिका, विधायिका, लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। और सरकार का या शासन का वह अंग जो कानून की व्याख्या या अपराधियों को दंड देता है या दंड देने का कार्य करता है, तो वह अंग जो है न्यायपालिका कहलाता है। और कार्यपालिका शासन का वह अंग होता है जो संसद द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। कानून का क्रियान्वयन, शासन का वह अंग जो कानून निर्माण या कानून में संशोधन या कानून में निरसन का कार्य करता है वो व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। शासन का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करने या अपराधियों को दंड देने का कार्य करता है वह अंग न्यायपालिका कहलाता है। और विधायिका द्वारा निर्मित, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को जो लागू करने का कार्य करता है वह अंग कार्यपालिका के नाम से कहलाता है। और देखिए ये जो व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं उनको लागू करवाने का कार्य, उनको क्रियान्वित करवाने का कार्य कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका इस कार्य को यानी जब कोई भी कानून लागू होता है तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका इस संबंध में, कार्यपालिका जो है ये इस संबंध में एक जीओ अर्थात गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है। आप लोगों ने सुना होगा जियो या किसी कार्यालय में आप जाते होंगे पता करने तो उसमें ये लगता सुनाई पड़ता है कि अभी जियो नहीं आया। मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्डर है विभाग, जैसे ये डीएम कार्यालय हो गया या जो मंडलायुक्त कार्यालय वगैरह हो गया, जब कोई नया कानून लागू होता है तो इनके पास जियो आता है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, उसके बाद ये एक्टिव होते हैं। तो उन कानूनों का पालन करवाने के संबंध में कार्यपालिका जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है
और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, देखिए इधर जगह नहीं इसलिए मैं इसको नीचे ले आ रहा हूं। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को जो ग्रास रूट लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर जो जनता तक पहुंचाता है, जनता से उस कानून का परिचय कराता है, जनता को उस संबंध में चीजें बताता है, तो ग्रास रूट लेवल पर उस जियो को, मतलब ये जो व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित कानून है उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका जो क्रियान्वयन के संबंध में एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, उस गवर्नमेंट ऑर्डर को जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर आम जनता तक पहुंचाने में, आम जनता से उसका परिचय कराने का जो कार्य है, उस कार्य को प्रशासन करता है। यानी आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी के माध्यम से कानूनों को ये कार्यपालिका लागू करवाती है। असल में रोल प्रशासन का होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से एक चीज आपको बड़ी क्लियर कट मालूम हो गई होगी कि जो हमारा प्रशासन है, जिस प्रशासन की ये बात की जा रही है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर स्थित है और प्रशासन किसके डायरेक्ट कंट्रोल में कार्य करता है और किसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में कार्य करता है, अर्थात किस संस्था पर प्रशासन का डायरेक्ट कंट्रोल है और किस संस्था का प्रशासन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि जो ये हमारा प्रशासन है, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कार्यपालिका के डायरेक्ट कंट्रोल में कार्य करता है। यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में कार्य करता है प्रशासन। और ये जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका का प्रशासन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, और व्यवस्थापिका का जो प्रशासन पर कंट्रोल है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। क्योंकि भाई अब कानून इसने बनाया और लागू कर रहा है ये कार्यपालिका, तो प्रशासन जो है कार्यपालिका के कंट्रोल में है, तो व्यवस्थापिका का प्रशासन से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। बीच में एक स्टेप है, एक संस्था है, वो संस्था क्या है, कार्यपालिका है। तो व्यवस्थापिका का जो कंट्रोल है प्रशासन पर वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कंट्रोल है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। और कार्यपालिका का प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि प्रशासन इनके अंडर में कार्य करता है, प्रशासन कार्यपालिका के अंडर में कार्य करता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। और दूसरा एक चित्र हम इसी से संबंधित एक चित्र और आपके सामने बनाएंगे, उससे भी आपको ये क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का, व्यवस्थापिका का, विधायिका का जो कंट्रोल है प्रशासन पर वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। देखिए दूसरा डायग्राम आप समझिए कि आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है, भारत में हमने संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है, भारत में हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो भारत में हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, और जो संसदीय प्रणाली होती है, इस संसदीय प्रणाली की पहचान यानी इसकी जो विशेषता होती है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे, इसकी जो प्रकृति होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये संसदीय प्रणाली है, ये अध्यक्षीय प्रणाली है, ये एक अलग टॉपिक है। यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए इस डायग्राम के माध्यम से कि संसदीय प्रणाली हम कहते किसको हैं। देखिए जहां पर
कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉमिनल यानी नाम मात्र की यानी औपचारिक, एक होती है वास्तविक। तो जहां पर कार्यपालिका दो प्रकार की होती है वो व्यवस्थाएं संसदीय व्यवस्था होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। और इसका जो दूसरा लक्षण है वो ये है कि जो विधायिका और कार्यपालिका लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच का जो रिलेशन होता है वो बड़ा गहरा होता है, बड़ा अंतरंग संबंध होता है दोनों में। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पूरे विश्व में आपको जहां भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी वहां पर आपको ये दो लक्षण जरूर मिलेंगे। एक तो वहां पर एग्जीक्यूटिव दो होगी, कार्यपालिका दो होगी, एक होगी नाम मात्र की, दूसरी होगी वास्तविक कार्यपालिका। और दूसरा जो लक्षण है कि जो विधायिका और कार्यपालिका का जो संबंध है वो अंतरंग है, वो बड़ा गहरा संबंध है। अर्थात कि जो कार्यपालिका के जो मेंबर होंगे वो विधायिका के मेंबर जरूर होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायिका का मेंबर नहीं है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका का वो सदस्य नहीं बन सकता है। तो इस डायग्राम को देखिए तो इससे भी क्लियर हो जाएगा कि प्रशासन पर कार्यपालिका का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और व्यवस्थापिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। देखिए भारत के संदर्भ में मैं इस डायग्राम को बना रहा हूं। देखिए ये हमारी हो गई लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा, और यहीं पर हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका है भारत में। और देखिए ये है हमारा कार्यपालिका या सरकार जो कि भारत में, जैसे इस समय मोदी गवर्नमेंट है, भाई एक समय मनमोहन गवर्नमेंट थी, एक समय राजीव गवर्नमेंट थी, नरसिंहा राव गवर्नमेंट थी, XYZ, एक उदाहरण के रूप में, जैसे एक समय वाजपेयी जी थे। तो ये हो गई कार्यपालिका या सरकार। और ये जो है भारत में ये वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका। इसमें आप क्या आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए ये हो गई हमारी लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा। यहां पर हमारे प्रेसिडेंट महामहिम साहब बैठे हैं। और ये हो गई कार्यपालिका या सरकार, जैसा भी मोदी गवर्नमेंट है, एक समय और भी तमाम सारी सरकारें रही हैं। और यही जो है भारत में वास्तविक कार्यपालिका है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और देखिए कि ये जो व्यवस्थापिका है, जब कोई कानून बनाती है तो उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। और कानूनों को लागू करवाने के संबंध में, कानूनों को ग्रासरूट लेवल पर पहुंचाने के संबंध में जो ये कार्यपालिका है, ये जो कार्यपालिका है जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है,
तो ये कार्यपालिका क्या करती है, एक जियो लॉन्च करती है और इस जियो को, इस गवर्नमेंट ऑर्डर को ग्रास रूट लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर जो पहुंचाने का कार्य करता है वो है प्रशासन। कौन करता है, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आप देखिए इन दोनों डायग्राम के माध्यम से, इन दोनों चित्रों के माध्यम से एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि देखिए प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, कार्यपालिका का है, सरकार का है यानी एग्जीक्यूटिव का है। और ये जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का प्रशासन पर कंट्रोल इनडायरेक्ट है क्योंकि व्यवस्थापिका यहाँ बैठी है। अब आप यहां से चलेंगे तो देखिए बीच में कौन आ गई, कार्यपालिका आ गई, उसके बाद तब प्रशासन है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो इससे फ्यूचर में सरकार, मतलब जो सरकार की जो संरचना है, जो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा प्रशासन है, वो कहां पर बैठा है, किसके नियंत्रण में कार्य करता है, प्रशासन पर किसका डायरेक्ट कंट्रोल है, किसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो ये बात अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल कार्यपालिका का है। देखिए इस चित्र के माध्यम से ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं और इसके माध्यम से भी स्पष्ट हो रही है कि प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल कार्यपालिका का है। और जहां तक व्यवस्थापिका की बात है, लेजिस्लेचर की बात है, जो विधायिका है उसकी बात है, तो विधायिका का प्रशासन पर कंट्रोल इनडायरेक्ट है क्योंकि बीच में कार्यपालिका है तब ये प्रशासन है। तो व्यवस्थापिका का प्रशासन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है, एक चीज। और दूसरी चीज भाई मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। और जनरली लोग जो सरकार, मतलब जो वास्तविक कार्यपालिका भारत में है उसी को सरकार बोल देते हैं। और जबकि सही ये है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार में ये तीनों आते हैं। और जो कार्यपालिका है उसको सरकार इसलिए बोल देते हैं जनरली, या बोला जाता है क्योंकि उसका कारण ये है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, जो तीनों अंग हैं आपके सामने हमने लिख के रखा है। तो इन तीनों अंगों में आप जरा सा ये बताइए कि कौन सा ऐसा अंग है सरकार का या शासन का जो 24/7 24 घंटे 7 दिन हर क्षण एक्टिव रहता है, हर क्षण कार्य करता रहता है, हर क्षण एक्टिव रहता है। तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। तो सरकार के जो तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों में जो 24/7 24 घंटे 7 दिन जो एक्टिव रहने वाला संगठन है वो है कार्यपालिका। इसीलिए जनरली आदमी कार्यपालिका को ही सरकार बोल देते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका है तो भाई उसका टाइम टू टाइम सेशन आएगा, फिर उसका सेशन समाप्त हो जाता है, फिर शुरू होता है। भारत में 3 प्रकार के सेशन होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका एक्टिव तब होगी अगर आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है या आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है या कुछ होता है, तो आप जो है न्यायालय के पास जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, उनके यहाँ आवेदन करेंगे, तब चीजें आपकी सुनी जाती हैं, उसके बाद न्यायपालिका एक्टिव होती है। लेकिन जो ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है 24/7 एक्टिव रहती है। पुलिस है, पीएससी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब जो हैं ये सब राज्य के प्रतीक ही हैं। तो ये सब कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भाई आपको पुलिस है, पीएससी है, ये चौराहे पे मिल जाएंगे पेट्रोलिंग करते हुए, खड़े हुए, ट्रैफिक पुलिस है, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो इसीलिए जो है जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको जनरली आदमी सरकार बोल देता है, क्योंकि ये जो कार्यपालिका है इन तीनों अंगों में 24/7 एक्टिव रहने वाला
कार्य करने वाला संगठन कार्यपालिका है, इसीलिए कार्यपालिका को आदमी सरकार बोल देते हैं, इसी चीज को ध्यान में रख करके। तो अब आपको ये चीज बहुत ही क्लियर कट मालूम हो गई होगी कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में जिस प्रशासन को केंद्र में रख करके यहाँ सवाल पूछा गया है, वो प्रशासन आखिर में कहाँ बैठा है, किस संगठन के अधीन कार्य कर रहा है, किस संगठन का प्रशासन पर डायरेक्ट कंट्रोल है और किस संगठन का प्रशासन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो इस चित्र को आप अच्छे से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब आपको फ्यूचर में कभी भी जो सरकार के संबंध में, जो शासन के संबंध में जो अवधारणा है, वो संरचना क्या है, प्रशासन कहाँ पर बैठा है, किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, किसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, तो इस संबंध में जो भी डाउट, जो भी दुविधा रही होगी वो हमारे ख्याल से बिल्कुल समाप्त हो गई होगी। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, अर्थात प्रशासन पर जो विधायिका का नियंत्रण का साधन है वो कौन सा नहीं है। अब देखिए कि प्रशासन पर विधायिका का मतलब कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, लेकिन नियंत्रण तो है ना, नियंत्रण है, नियंत्रण सही लेकिन इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन नियंत्रण तो है ना। तो यहाँ नियंत्रण को लेकर के सवाल पूछा गया है। तो देखिए जो प्रदत्त विधान है यही नियंत्रण का साधन नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ABC ये नियंत्रण के साधन हैं। कैसे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। और पहली चीज आप प्रदत्त विधान को समझ लीजिए। देखिए प्रदत्त विधान का सीधा सा मतलब ये है कि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है, तो व्यवस्थापिका अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, उसे थोड़ा सा कम करने के लिए विधायी मतलब उसकी जो कार्य है व्यवस्थापिका का, कानून निर्माण का कार्य है, तो विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर अपने वर्कलोड को, अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपनी थोड़ी सी शक्तियां, आंशिक शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दिया है, कार्यपालिका को दे दिया है। तो यही जो प्रक्रिया है प्रशासन में वो प्रदत्त विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से जानी जाती है। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा अपने कार्यभार को हल्का करने के लिए अपनी आंशिक शक्तियां कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देना ही प्रदत्त विधान है। अब आया स्थगन प्रस्ताव। देखिए स्थगन प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है काम रोको प्रस्ताव। अर्थात जैसे मान लीजिए कि सदन में किसी विषय पर चर्चा चल रही होती है और कोई बड़ा इम्पोर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट का इशू आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो चेयरमैन होते हैं उनके सामने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है कि जो कार्य चल रहा है, यानी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसको रोक करके ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू आ गया है, बहुत ही जरूरी है, इस पर चर्चा की जाए। तो काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, एडजमेंट मोशन का ये मतलब होता है। और जो ये स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव जो है अगर इसको चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मामला वहीं से खत्म हो जाता है। यदि इस प्रस्ताव को चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया तो इस प्रस्ताव पर जो चर्चा होती है उसी दिन होगी, लेकिन शाम को 4 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी। और ये जो प्रस्ताव है कम से कम न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। और जब इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी तो चेयरमैन या जो पीठासीन अधिकारी होगा वो सदन को तब तक नहीं स्थगित करेगा जब तक इसका निवारण नहीं हो जाता। और यदि इस प्रस्ताव पर ये प्रस्ताव पास हो जाता है सदन में तो इससे सरकार की बेइज्जती ही होती है, सरकार की किरकिरी होती है, इससे सरकार को इस्तीफा देने की नौबत नहीं आती है। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है प्रश्नकाल।
अब देखिए इस प्रकार से यानी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो व्यवस्थापिका है कार्यपालिका को एक प्रकार से नियंत्रित करने का ही कार्य कर रही है, कार्यपालिका पर एक प्रकार से नियंत्रण करने का ही कार्य कर रही है। और जब इन पर नियंत्रण हो जाएगा तो ऑलरेडी इन पर नियंत्रण आ ही जाएगा भाई, क्योंकि ये तो इन्हीं के अधीन है ना, तो जब ये नियंत्रित होगा तो फिर ये तो ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है आपका प्रश्नकाल। देखिए भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो सदन की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है अर्थात 11 से 11 बजे से कार्यवाही प्रारंभ होती है, तो 11 से लेकर के जो 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है 1 घंटे का, ये प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। और प्रश्नकाल में क्या होता है कि सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्रीगण उसका जवाब देते हैं। वो क्वेश्चन नेशनल मतलब नेशनल लेवल का भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का भी हो सकता है, वो तमाम सारी चीजें हैं। और उसके बाद आपका आता है शून्यकाल। शून्यकाल में क्या होता है कि ये जो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो 1 घंटे होता है वो शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। और जो ये शून्यकाल है ये संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। और इस शून्यकाल में क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन पहले से डिसाइड नहीं होता है। अर्थात यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के किसी पब्लिक इंटरेस्ट लोक महत्व के प्रश्न को टॉपिक पर प्रश्न को पूछा जा सकता है और मंत्री उसका जवाब देगा। इसीलिए चूंकि यहाँ पर शून्यकाल में 0 आवर में टॉपिक पहले से डिसाइड नहीं होता है, क्वेश्चन पहले से डिसाइड नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रश्नोत्तर सेशन भी बोला जाता है शून्यकाल को। और यहाँ पर प्रश्न पूछ करके भी देखिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो ये तीनों हैं स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये विधायी नियंत्रण के साधन नहीं है। ये विधायी नियंत्रण के साधन है, यानी जो स्थगन प्रस्ताव है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ये विधायी नियंत्रण के साधन है। क्योंकि जो संसद के सदस्य हैं सरकार से प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, तो इनके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है। और जो प्रदत्त विधान है ये नियंत्रण का साधन नहीं है। और प्रश्नकाल के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको जान लीजिए। ये जो प्रश्नकाल है, ये जो प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल इंग्लैंड की देन है। और इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी 1721 से। 1721 से ये इंग्लैंड में शुरू हुआ। और भारत में इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 से इसकी भारत में शुरुआत होती है। तो ये चीजें हैं। ये रहा शासन या सरकार के संबंध में जो अवधारणा है हमने आपके सामने रखा। और अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। पब्लिक एड में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये संस्था है, जिला जो संगठन है, तो जिला पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका नियंत्रण होता है। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत सारी चीजें समझने लायक हैं, आप लोग जरा गौर करिएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है
जो अगला क्वेश्चन है कि जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। देखिए ऑप्शन ए है जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑप्शन बी है पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन सी है जिले के संसद सदस्य। संसद सदस्य। ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिले में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है उस पर सामान्य कंट्रोल जिलाधिकारी का होता है, एक चीज। दूसरी चीज, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उस पर डीएम का यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या जिलाधिकारी का जो कंट्रोल है ना वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। पुलिस पर डायरेक्ट कंट्रोल पुलिस अधीक्षक का होता है यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और डीएम का जिला पुलिस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, सामान्य नियंत्रण होता है। अब देखिए वो कैसे है। देखिए भारत में जो जिला रूपी संगठन रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट रही है, ये भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना इसमें हर समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे वो आपका प्राचीन भारत रहा हो या मध्यकालीन भारत रहा हो या आधुनिक भारत हो, जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं। तो चाहे जब भी रहा हो भारत में, यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो जिला रूपी संगठन है, डिस्ट्रिक्ट रूपी जो यूनिट है, ये सदैव इम्पोर्टेंट रहा है। इसकी बड़ी केंद्रीय भूमिका रही है। अब ये अलग है कि जो ये संगठन है, इस संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति रहा है या इस संगठन का जो पदाधिकारी रहा है, शीर्षस्थ पदाधिकारी रहा है इस संगठन का, तो उसका जो नाम है वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहा है, टाइम टू टाइम बदलता रहा है। प्राचीन भारत में कुछ नाम और था, मध्यकाल में कुछ और था,
और आधुनिक काल में कुछ और है। तो वो नाम टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं, लेकिन ये संगठन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में हर समय मौजूद रहा हो, चाहे वो किसी नाम से रहा हो वो अलग चीज है, लेकिन ये संगठन रहा है। और जो ये संगठन है, आप जानते हैं कि जो जिला है, जो ये जिला है, ये आंग्ल भाषा का जो आंग्ल भाषा के डिस्ट्रिक्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है जिला। और जो डिस्ट्रिक्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो ये जो डिस्ट्रिक्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्टस DISTRICTUS डिस्ट्रिक्टस से हुई है, जिसका आशय होता है न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र। लैटिन भाषा का शब्द है। तो जिला जो कि डिस्ट्रिक्ट का हिंदी रूपांतर है, डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्टस से हुई है, जिसका आशय होता है, जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र। और भारत में देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भारत में जो ये डिस्ट्रिक्ट शब्द है, भारत में जो ये डिस्ट्रिक्ट शब्द है इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया, कब किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो भारत में जो डिस्ट्रिक्ट शब्द है इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बंगाल का जो दीवान था उस समय, सॉरी बंगाल नहीं कलकत्ता का, बंगाल जो उस समय कलकत्ता का दीवान था 1776 में कंपनी के द्वारा दीवान के संबंध में किया। तो भारत में जो डिस्ट्रिक्ट शब्द है उसका सर्वप्रथम इस्तेमाल, उसका पहली बार इस्तेमाल 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता के दीवान के संबंध में किया गया था। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रूपी यूनिट है, हमने आपको बताया कि ये भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सदैव इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो रहा हो, चाहे मेडिवल इंडिया रहा हो, चाहे मॉडर्न इरा चल रहा है, तो हर समय इंपॉर्टेंट रहा है। और इस जिले का मतलब जो जिला रूपी संगठन है, जो डिस्ट्रिक्ट रूपी यूनिट है, इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो अधिकारी रहा है,
खास करके आधुनिक भारत का प्रथम कलेक्टर किसे कहा जाता है, कलेक्टर पद का सृजन किसने किया, कब किया, वो तमाम सारी चीजें। अब इस संगठन का जो नेतृत्व करने वाला जो पदाधिकारी है उसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि वो भारत में कैसे आया, कौन पहला कलेक्टर था, कब क्या था, वो तमाम सारी चीजें। तो भारत में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम का पद सृजित किया, जिलाधिकारी का पद जिसने सृजित किया, वो नाम है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत के मतलब आधुनिक भारत के इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जनक है। किसका जनक है? जिलाधिकारी के पद का जनक है। जिलाधिकारी के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स ने किया। (1772) में किया। (1772) में उसने पद का सृजन किया और 1773 में इस पद को फिर समाप्त भी कर दिया गया। समाप्त किया गया। और उसके बाद देखिए कि 1781 में डीएम पद का पुनः सृजन किया गया। और जो रॉल्फ सेल्डन है, रॉल्फ शेल्डन भारत का प्रथम डीएम माना जाता है। तो ये जिलाधिकारी रूपी जो पद है, जो पोस्ट है, उसकी हिस्ट्री है कि वारेन हेस्टिंग्स ने डीएम पद का सृजन किया, 1772 में किया, 73 में समाप्त कर दिया गया था। 1781 में इस पद को पुनः सृजित किया गया और रॉल्फ शेल्डन जो कि भारत का डीएम माना जाता है। तो ये इसकी हिस्ट्री रही। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो जिलाधिकारी होता है, वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि भाई वो जो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक जिले के अंतर्गत जितने सारी जो भी मतलब कार्यालय होते हैं, मतलब जो भी अन्य संगठन होते हैं, तो सबको सुपरवाइज करता है, सबका ऑब्जर्वेशन भी करता है टाइम टू टाइम। तो डीएम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसकी जो शक्तियां हैं, इसके जो रोल हैं, वो काफी व्यापक हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसके यदि हम कार्य और भूमिका पर थोड़ा सा नजर डाल लेंगे
तो ये जो प्रश्न है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसके कार्य हैं, तो उसके कार्यक्षेत्र के किस अंग से ये प्रश्न पूछा गया है ये क्लियर हो जाएगा। तो जो डीएम के कार्य हैं, डीएम के जो कार्य हैं देखिए डीएम के कार्य मतलब यह उनकी भूमिका, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के रूप में जिला दंडनायक के रूप में, यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समन्वयक के रूप में और जिला विकास अधिकारी के रूप में। जिला विकास अधिकारी के रूप में देखिए डीएम के जो कार्य हैं, उनका जो रोल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी वो कार्य करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में भी कार्य करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी वो कार्य करता है, एज ए कन्वीनर, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो समन्वयक के रूप में भी कार्य करता है और जिला विकास अधिकारी के रूप में भी वो कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है कि जिले में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति स्थापना के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है, तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ए, यानी जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डीएम का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसका जो कार्य है, इससे संबंधित है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जो डीएम का कार्य है, जो डीएम की भूमिका है, जो डीएम का रोल है, उसमें आप देखेंगे तो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट, हालांकि डीएम के सारे काम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ जिला दंडनायक, डीएम के एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं ये कह रहा हूं कि उनके सारे रोल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए जिला दंडनायक के रूप में भी उनके बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन उन दो कार्यों में जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें पहला काम ये है कि जिले में शांति एवं व्यवस्था को बनाना, यानी बनाए रखना। और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है
पुलिस अधीक्षक अर्थात सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के माध्यम से जिला पुलिस पर नियंत्रण। देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसी का सामान्य नियंत्रण होता है, और ये जो नियंत्रण है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के माध्यम से होता है। ये जो प्रावधान है ये जो प्रावधान है ये पुलिस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार। तो पुलिस अधिनियम की जो धारा 4 है सेक्शन 4 है, उसमें बड़ा क्लियर कट ये लिखा गया है, प्रावधान है कि जिला पुलिस पर जो डीएम का कंट्रोल होगा वो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होगा, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन जो है डीएम का जो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रोल है, उसकी जो पावर है, उसका जो भूमिका, उसके जो कार्य हैं वहां से संबंधित है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के 2 बड़े इंपॉर्टेंट कार्य हैं, हालांकि बहुत सारे कार्य हैं लेकिन जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट कार्य हैं, नंबर 1 कि डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना, और नंबर 2 कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कंट्रोल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर जो डीएम का कंट्रोल होगा वो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होगा, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, पुलिस अधीक्षक के थ्रू होगा। तो ये जो प्रावधान है सेकंड वाला, ये पुलिस अधिनियम की धारा 4 में इस चीज का उल्लेख है। तो अब आप एक चीज और समझ गए होंगे, अभी मैं जो कह रहा हूं कि जो देखिए ये है आपका डीएम, उसके बाद हो गया आपका एसपी, उसके बाद आपकी हो गई जिला पुलिस। अब आप देखिए कि पुलिस पर जो डीएम का कंट्रोल है इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि बीच में एक अधिकारी है, एक लेवल है, वो है, इसलिए डीएम का जो कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? एसपी का होता है, क्योंकि जो एसपी होता है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो ऑल इंडिया जो पुलिस होती है उसके थ्रू आते हैं। तो ऑल इंडिया पुलिस मतलब जो कि ये भारतीय सेवा है, इंडियन पुलिस सर्विस, उसके थ्रू आते हैं। तो ये पुलिस के आदमी हैं, तो पुलिस पर डायरेक्ट कंट्रोल इनका होता है और डीएम एसपी के माध्यम से पुलिस पर कंट्रोल रखता है। एक चीज। दूसरी चीज, डीएम जो है ये प्रशासनिक सेवा का आदमी है और एसपी जो है ये पुलिस सेवा का आदमी है। तो पुलिस पर जो नियंत्रण होगा वो जो मतलब ऑल इंडिया पुलिस, जो इंडियन पुलिस सर्विस के जो अधिकारी होंगे उन्हीं का होता है। और डीएम जो है ये प्रशासनिक सेवा का आदमी है, एसपी जो है ये पुलिस सर्विस का आदमी है, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस आईपीएस। तो डीएम जो है, डीएम यद्यपि डीएम डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, एसपी इनसे मतलब कि हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट लेवल में नीचे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद डीएम कोई भी ऑर्डर पुलिस को डायरेक्ट नहीं दे सकता है। डीएम चाहे कि हम पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर दें तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डीएम साहब को डिस्ट्रिक्ट में जिस भी कार्य के लिए जितनी फोर्स की जरूरत होगी,
जहां जरूरत होगी वो डीएम साहब एसपी साहब को कन्वे करेंगे या डीएम साहब इनके साथ मीटिंग करेंगे। बस उसके बाद सारा का सारा रोल फिर एसपी प्ले करेगा। किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है ये तमाम सारी चीजें फिर एसपी तय करेगा। बस ये है कि हमें कितनी फोर्स चाहिए और किस तारीख को चाहिए, कितने बजे चाहिए, ये डीएम साहब एसपी साहब से बात कर लेंगे। उसके बाद फिर एसपी पुलिस को ऑर्डर देंगे और पुलिस अपना कार्य करेगी। तो डीएम साहब पुलिस को डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। डीएम साहब एसपी साहब को कन्वे करेंगे, उसके बाद एसपी साहब अपना काम करेंगे। तो आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डीएम का एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका जो रोल है, उसके जो कार्य है, उसकी जो शक्तियां हैं उससे संबंधित हैं। और एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और नंबर दूसरा कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर जो डीएम का कंट्रोल होगा वो एसपी के थ्रू होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ये पुलिस अधिनियम की धारा 4 कहती है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये डीएम की जो शक्तियां हैं, उसके जो रोल है, उसके जो कार्य है, उनकी जो भूमिका है वो किस एस्पेक्ट से है, किस मतलब कि आयाम से संबंधित है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मित्रों देखिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और हमने अपने पहले लेक्चर में ही आपको ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को, अधिकांश सदस्यों को इसमें दिक्कत होती है। इसलिए आप थोड़ा हमें समय दीजिए। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दें और बिल्कुल क्लियर कट जानकारी दें ताकि अवधारणा बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका बेसिक बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। क्योंकि जब एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि भाई जब आपको बेसिक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या अवधारणा है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूजन आएगा और क्वेश्चन तो हल करना टेढ़ी खीर हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा समय दीजिए, आप चीजों को अच्छे से देखिए, धीरे धीरे ही सही हम आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो अवधारणात्मक स्तर पर जो कमियां हैं, जो डाउट हैं, जो संदेह हैं वो समाप्त हो जाएं ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला सही है। तो क्यों सही है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी जो अन्य ऑप्शन हैं तो ये भी सही नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने आपको बताया कि लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, भाई लाइन ऑर्डर मेंटेन करना डीएम का कार्य है, एसपी का कार्य थोड़ी ना है। लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना डीएम का कार्य है, एसपी का कार्य नहीं है। बस बात ये है कि भाई लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बल चाहिए, पीएसी चाहिए। तो उसमें क्या है कि लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बल चाहिए, यानी बल चाहिए। तो अब बल का जो अधिकारी है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो डीएम साहब इनके माध्यम से, मतलब डीएम साहब इनसे कन्वे करेंगे तो फिर एसपी जो है पुलिस फोर्स भेजेगा, वो अपनी पुलिस तैनात कर देगा। तो लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य डीएम को है, लेकिन लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस चाहिए तो पुलिस उपलब्ध कराएगा एसपी। डीएम साहब पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते हैं और ना ही डीएम का पुलिस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। डीएम का पुलिस पर कंट्रोल इनडायरेक्ट होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और मित्रों आज बस यहीं तक। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो अन्य क्वेश्चन हैं, और आगे भी जो अन्य क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं। अब चूंकि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें समय लगेगा, चीजों को समझने में, समझाने में समय लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलेंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हम दें या जो भी अवधारणा आपको पढ़ाएं, जो भी चीजें आपको समझाएं, बताएं, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दुविधा उस संबंध में ना रहे, ताकि फ्यूचर में आपको
प्रॉब्लम ना हो, रोना ना हो एग्जाम को लेकर के। तो इसी उद्देश्य के साथ हम धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से चलेंगे। जैसे एक कहावत है ना कि देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए। तो इसलिए भैया हो थोड़ा समय दीजिए, चीजें बेहतर तरीके से आप सीखेंगे, ये हमारा दावा है। और इसी प्रकार से चीजें आपको समझ में आएंगी भी, क्योंकि अगर एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और हमारे लिए भी नहीं ठीक होगा। क्योंकि भाई 1 घंटा, आधा घंटा या 45 मिनट के बाद थोड़ा सा ये लगता है कि क्लास ज्यादा हो रही है। तो खैर जो भी है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे पुनः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के, और फिर इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, बाय।